हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं अपने पहले वाले लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करूंगा। आज मैं अनुच्छेद 14 पर चर्चा करूंगा। बीच में 2 दिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाने के कारण दूसरे करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करनी पड़ गई, लेकिन आज मैं अनुच्छेद 14 पर चर्चा करूंगा। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। खैर, चलिए अनुच्छेद 14 पर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। अनुच्छेद 14 में 2 फ्रेजेस का प्रयोग किया गया है। एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने सभी बराबर हैं। ये एबी डायसी का विचार है, जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे, कानूनवेत्ता थे। उनके अनुसार कानून के सामने चाहे राजा हो या रंक हो, सभी एक समान हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ इसी से रिलेटेड है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिकन फ्रेज है, अमेरिका से लिया गया है। यानी मान लीजिए आप किसी अमीर आदमी के खिलाफ या किसी दबंग आदमी के खिलाफ कोई मुकदमा लड़ रहे हैं और कोर्ट पहुंचने के पहले ही आपका मूड़ी कटवा दिया जाए, तो आप कोर्ट पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए कानून को ऐसे सुरक्षित किया जाए कि आप भी उतने सक्षम हों, आप किसी दबंग या अमीर आदमी से लड़ सकें, मुकदमा लड़ सकें। इसी के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का प्रयोग किया गया। एक्चुअली यह एफर्मेटिव एक्शन को बताता है। रिजर्वेशन इसी के तहत दिया जाता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को, यानी जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनको यह आरक्षण दिया जाता है। अपने 5-4 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने, या 6 दिन के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में इंदिरा साहनी वाद में इसे स्पष्ट कर दिया था। उसमें भी जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने पिछड़े वर्गों को भी सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना था और अनुच्छेद 16(4) को भी इसमें जोड़ दिया था। यानी जो बैकवर्डनेस मोटे तौर पर आर्थिक पिछड़ेपन को बताता है। तो इस प्रकार से ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, एससी एसटी को लेकर के सब बैकवर्ड क्लासेज में आते हैं, लेकिन एससी एसटी को हटा देने पर वो अदर बैकवर्ड क्लासेज हो जाते हैं, उनको भी शामिल कर दिया था। और 27% रिजर्वेशन जो मंडल आयोग का सुझाव था, जिसे बीपी सिंह ने अगस्त 1990 में लागू करने की घोषणा की थी संसद में, उसको लागू करने के संबंध में हरी झंडी दिखा दी थी। खैर, यह तो बात पास्ट की हो गई, लेकिन हम लोग अनुच्छेद 14 का अगर विस्तृत विवरण करें तो पाएंगे कि उसमें कानून के सामने सभी बराबर हैं। यह एक जनरल प्रोविजन है, लेकिन कानून का समान संरक्षण होना चाहिए, जिसे घर दुआर से लेकर के और कोर्ट तक वो समान रूप से संरक्षित रहे। मतलब कि गरीब से गरीब आदमी भी अमीर से अमीर आदमी को चुनौती दे सके। हालांकि व्यवहार में ऐसा देखने को कम मिलता है, लेकिन संविधान तो इसी बात करता है सैद्धांतिक रूप से, तो यही सही है। तो हम लोग सैद्धांतिक चीज़ों का ही जिक्र कर रहे हैं। व्यवहार में तो कभी कभार उदाहरण हम लोग दे करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैद्धांतिक पहलू यही है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि सैद्धांतिक रूप से तो अमीर और गरीब को बराबर कानून के सामने सब बराबर ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। अब आइए, अनुच्छेद 14 को जीनस माना जाता है, यानी माता पिता का दर्जा दिया गया। 15, 16, 17, 18 को इसका विस्तार यानी स्पीशीज माना जाता है। अब अनुच्छेद 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, एबी डायसी के अनुसार इसके 3 पहलू होते हैं, यानी कानून के सामने सभी बराबर हैं। इसके 3 पहलू होते हैं। एक तो ये है कि भाई ऐसा है, कानून का राज जो है देश में, भले ही नरेंद्र मोदी आप चुनाव जीतें, चाहे योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतें, लेकिन होता वही है जो कानून कहता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस रिटायरमेंट के बाद आपने कम ही सुना होगा कि किसी ने कोई चुनाव लड़ा हो।
यानी जनता जहाँ राजा होती है वहाँ कानून कई बार इमोशन में दब जाता है। इस वजह से ज़रूरी है कानून का राज स्थापित करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस निष्पक्ष, निर्भीक होकर के वो अपने फैसले दें, निर्मम तरीके से अपने फैसले दें। कानून एक अनबोलता चीज़ है और इस वजह से डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन इम्पॉर्टेंट होता है। कानून के शासन के 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, आप कह सकते हैं उल्टा भी, जिसमें पहला इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने सभी बराबर हैं, और इसी का 2 विस्तार और भी है। जब व्यक्ति और अधिकारों के बीच संघर्ष होगा तो अधिकार हमेशा जीतेंगे। प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए ही फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं। इनके बारे में हम लोग पहले बहुत सारी चीज़ों की चर्चा कर चुके हैं। व्हाट इज़ फंडामेंटल इन फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकारों में मूल शब्द से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में चर्चा हम बाद में कर देंगे। तो इस प्रकार से दूसरा हो गया है, जब व्यक्ति और अधिकारों के बीच संघर्ष होता है तो हमेशा अधिकार जीतता है, यानी व्यक्ति के अधिकार की जीत होती है। इसीलिए कुछ राइट्स जो हैं गारंटीड हैं और उसमें फंडामेंटल राइट्स यानी भाग 3 महत्वपूर्ण है। गारंटीड राइट्स से इसको मूल का नेचर देता है, जो कि डीडी बसु के अनुसार एकदम जायज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इसका संरक्षक बना दिया गया, अभिरक्षक बना दिया गया। भाई आप जो है देखिए कि कैसे मूल अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 14 में दूसरा जो पहलू है इक्वलिटी बिफोर लॉ का वो ये है। तीसरा ये है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, यानी निरंकुश शासन की अनुपस्थिति। दूसरे शब्दों में हम ही दादा हैं, हम ही राजकुमार हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। डेमोक्रेसी में ये सब नहीं होता। डेमोक्रेसी में यानी लोकतंत्र में भले ही जनता भावनात्मक रूप से चुन देती है उन लोगों को भी जो माफिया अदरवाइज होते हैं आपकी नज़र में। कई बार आप देखते हैं वो लोग बड़े बड़े नेता बन जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। हाल में एडीआर की रिपोर्ट, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो इसको जगदीप चोकर ने जारी किया है, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो ये क्लैरिटी हो जाएगी कि माफियाओं का क्या रोल लोकतंत्र में होता है। जनता उनको हीरो के रूप में वर्शिप करती है और उनको चुन देती है, लेकिन कानून की नज़र में वो एक अपराधी हैं और इसीलिए कानून निर्मम तरीके से उनको सजा देता है, उनको दंडित करता है। तो आप कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ के 3 पहलू होते हैं या इक्वलिटी बिफोर लॉ के 3 पहलू होते हैं। अगर आप इक्वलिटी बिफोर लॉ से शुरू करेंगे तो रूल ऑफ लॉ को इधर ला देंगे। दूसरा है प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, यानी लोगों के अधिकारों के की प्राधान्यता। और तीसरा है कि भाई एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, यानी हम ही दादा हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। ऐसा नहीं हो सकता सत्ता की आड़ में, जैसे फासिज्म और फांसीवाद और नाजीवाद में हुआ करता था। तो इस वजह से प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स की बात की जाती है। ये तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का मामला हो चुका। ये ब्रिटेन से लिया गया है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, काले लोगों को गोरे लोगों के बराबर अधिकार मिले, इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा है अमेरिका में। ज़्यादातर लिटरेचर ये मानते हैं कि अब्राहम लिंकन इसी प्रयास में मारे गए थे। जब वो गेटिसबर्ग से अपना भाषण दे करके निकल रहे थे तो 1865 में उनकी हत्या एक सिरफिरे ने कर दिया था। दूसरे शब्दों में एक अमेरिकी सिरफिरे ने, कहा जाता है वह बेरोजगार युवक था, लेकिन फिर भी उनकी हत्या कर दी गई थी। गेटिसबर्ग का वह स्पीच उनका बहुत फेमस है कि डेमोक्रेसी इज बाई पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। आज की डेट में कहा जाता है वह परिभाषा बदल गई है। ऑफ द पीपल यानी OFF, OF नहीं, OFF से इसका मतलब यानी लोगों से दूर रहो। और बाय द पीपल यानी वोट की जो संस्कृति है, मतदान की जो संस्कृति, उसमें वोट खरीदो। और फॉर द पीपल, FAR, लोगों को दूर भगाओ। FOR नहीं, यानी लोगों के लिए नहीं, लोगों को दूर भगाओ।
दूसरे शब्दों में नेताजी जब वोट लेना होता है तब तो हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जैसे वो चुनाव जीत जाते हैं, आप अगर कोई फरियाद लेकर उनके पास जाएंगे तो वो अपने लल्लू भग्गू जो कि चपरासी या अर्दली या सेंटिनल का काम करेंगे, उनसे कहवा देंगे कि नेताजी फ्री नहीं है, बाद में आइएगा, या नेताजी नहीं है, बाद में मिलिएगा। तो इस प्रकार से वो लोगों से दूर भागने की प्रवृत्ति नेताओं में दिखाई पड़ती है आज की डेट में। इसीलिए ये सटायर के रूप में बाई, ऑफ और फार को बी वाई की जगह बी यू वाई कहा जाता है, फार को एफ ओ आर की जगह एफ ए आर कहा जाता है, ओ एफ की जगह ओ डबल एफ कहा जाता है। ये सटायरिक है, यानी इसे कटाक्ष के रूप में कहा जाता है, लेकिन सच्चाई यही है आज की डेट के हिसाब से। खैर, इस पर तो बहुत सारी रिपोर्ट भी आ गई हैं, एडीआर के द्वारा, पीयूसीएल के द्वारा बहुत सारी रिपोर्ट जारी की गई हैं, जिसमें नेताओं के काले कारनामे उजागर किए गए हैं। अब देखना होता है कि लोगों का परसेप्शन क्या होता है। लोग वोट को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। अगर हम गुण की बात माने तो दूसरे शब्दों में बहुत सारे ऐसे गार्डनर या बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो वोट को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में मानते हैं। उनका कहना है कि वोट एक इन्वेस्टमेंट है, और जब भी आप मतदान करते हैं तो इंडिविजुअल बेनिफिट देखते हैं। तो इस प्रकार से इंडिविजुअल बेनिफिट के आधार पर आप मतदान करते हैं, और मत लेने वाला व्यक्ति भी इस बात को जानता है, इसीलिए वो दुनिया भर के लोक लुभावन चीज़ें करता है, जिसको रेवड़ी कल्चर कहते हैं, फ्री बीज अंग्रेजी में बोलते हैं। आजकल इसका बहुत जोर है। तो खैर, हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उस पर कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी तो फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। इसी प्रकार से हम लोग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी विधि के समान संरक्षण की बात करेंगे। यह एफर्मेटिव एक्शन को बताता है, सकारात्मक कार्रवाई को बताता है। राज्य कमजोर लोगों के पक्ष में आरक्षण करता है, तो इस पर किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए। यही नहीं, इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी सकारात्मक भेदभाव भी कहते हैं, क्योंकि आरक्षण के माध्यम से कुछ लोगों की मेरिट कम होती है तब भी उनको सरकारी नौकरी मिल जाती है, कुछ लोगों की मेरिट ज़्यादा होती है तो भी उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। ये भेदभाव तो करती है सरकार, लेकिन ये नकारात्मक नहीं, ये सकारात्मक है। यानी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों या पिछड़ी जाति के लोगों को भी पहली बार एहसास होता है कि पावर में आने के बाद वो लीक से लाख या लाख से लीक कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, पावर दैट भी एक नुक्कड़ नाटक भी है, एक किताब भी है। तो उसमें यही बताया गया है कि भाई, पावर, सरकार के करीब रहना अपने आप में एक दूसरे तरह का सेंस देता है, यानी एक आत्मबल प्रदान करता है कि हम सामने वाले को कुछ कर सकते हैं, सामने वाले कुछ कह सकते हैं, सामने वाले के लिए कुछ कर सकते हैं, सामने वाले कुछ कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में, सत्ता का एहसास कराना या पावर का एहसास कराना ही अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। तो सरकारी नौकरी में जब ये लोग आते हैं, तो जिन लोगों ने इनके ऊपर दमनकारी नीति के तहत सदियों तक राज किया, उनके विरुद्ध ये भी अपनी बात कह सकते हैं। और इस वजह से आरक्षण जो सोच है, उस सोच के अनुसार तो एकदम सही है। ये दूसरी बात है कि व्यवहार में उसका गलत इस्तेमाल किया जाए। जो सोच थी वो गलत नहीं थी, सोच तो बिल्कुल सही है, चाहे डॉक्टर BR अम्बेडकर की सोच रही हो, चाहे महात्मा गांधी की सोच रही हो। खैर, अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत ही आरक्षण दिया गया है, जिसके बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 का जिक्र हम लोग बाद में करेंगे। अभी आपको बता दें, इसको एफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये पॉलिटिकल साइंस में भी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में 150 शब्दों में लिखने के लिए आता है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और इस पर टिप्पणी करना होता है और या एनालाइज करना होता है। और पॉलिटी में भी, यानी भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत भी इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। खैर, हम लोग इस पर चर्चा बाद में करेंगे, डिटेल में करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।